Hello everyone, welcome learners, welcome to Political Science Mantra. ये जो चैनल है इस पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और इश्यूज डिस्कस करेंगे. मोर स्पेसिफिकली जो आईआर और इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे. मेरा जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन और डिस्कस कर सकूं. ये जो चैनल मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है. सबसे पहले मैं अपने बारे में अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ. मेरा नाम है वेदिका पुंडलिक. माय ग्रेजुएशन in BA Honours Political Science from Miranda House College, University of Delhi, जहाँ पे मैंने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर करी है. और साथ ही साथ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही किया है, सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन. रिसेंटली मैंने दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है, विच वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. और उसी के बाद से मुझको एक मन में मोटिवेशन था, मुझको एक तरीके का आइडिया आया कि क्यों भी मैंने नॉलेज अक्वायर करी है इन सारे 4-5 सालों में, या जो भी कंसेप्ट्स मुझे पता है मैं उससे आप लोगों के साथ शेयर करूं. क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो लाजमी है कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें वीडियो के नीचे और मुझे बताएं कि मैं क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकती हूँ. क्योंकि जैसे मैंने बताया ये मेरी पहली वीडियो है तो अभी मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक जज्बा है, मेरे अंदर एक मोटिवेशन है कि मुझे जो भी अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, हो सकता है मैं कहीं जगह गलत भी हूँ, तो आप प्लीज मुझको माफ करना. लेकिन साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी है, या फिर अपने फीडबैक्स देना कि मैं अगली वीडियोस में, जो भी अपकमिंग वीडियोस है, उसमें मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ. तो चलो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आईआर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इसमें हम क्या क्या कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं. क्योंकि ये एक बाइलिंगुअल चैनल है तो उसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को अल्टरनेटिवली यूज करूंगी, बिकॉज इससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और मैं अपने आप को कोई एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस तक रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहती हूँ. सो मेरा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल सके. तो इस स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ. एज अ डिसिप्लिन ये कब से पढ़ना शुरू किया गया, या इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं. तो जो एवोल्यूशनरी जर्नी है इंटरनेशनल सिस्टम की, अबाउट द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, कि स्टेट का कंसेप्ट कब इवॉल्व हुआ, स्टेट का कंसेप्ट क्यों जरूरी है, और स्टेट के कंसेप्ट को हम आईआर में क्यों पढ़ते हैं. तो ये सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे मेरा कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एक बहुत ही कंटेम्पररी इशू है और उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं. आज के टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज ने सेंट्रल स्टेज ले ली है, लेकिन ये कंटेम्पररी टाइम से एक वो भी समय था जब हम रियलिस्ट एजम्पशंस पे इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते थे. लेकिन कुछ ही टाइम बाद हमने अपने आप को इवॉल्व किया और हमने एक आइडिया जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जो कि जोसेफ नाय और कोहेन का आइडिया है, उसको अपने इंटरनेशनल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया. तो कैसे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे मेच्योर होती गई, जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन को भी मेच्योरिटी साथ साथ मिलती गई. तो हम ये भी पढ़ेंगे. लास्ट में जब ये पीपीटी आप एंड करेंगे तो मैंने इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स का नाम मेंशन किया, जो है हेडली बुल और थॉमस कुन, और उनके आइडियाज को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है. वो भी इंपॉर्टेंट है एक एडिशनल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपके पास एक रेलेवेंट स्कॉलरली रेफरेंस हो कि आप जब इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में या जिनके आइडियाज के बारे में आपको पता होना चाहिए.
जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो सबसे ज्यादा हमें ये समझने की जरूरत है कि हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करें, ताकि जो भी इवेंट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं पर्टेनिंग टू द वर्ल्ड ऑर्डर, और जैसे बिहेवियर रहता है स्टेट्स का, जो कि हमारे मेजर फॉर्मल एक्टर्स हैं ग्लोबल सिस्टम में, वो अपना पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं. सो देयरफॉर द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स हेल्प्स अस टू डिसाइफर events, issues and behavior of the actors in the global system. साथ ही साथ बिकॉज वी नो दैट डिसिप्लिन ऑफ आईआर इज वेरी वेरी डायनेमिक एंड इट इज एवर इवॉल्विंग. तो यहाँ पर क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो भी ग्लोबल सिस्टम है, वहाँ हर दिन हर सेकंड कुछ ना कुछ नया होता रहता है, बिकॉज इतने सारे एक्टर्स है. वी हैव द फॉर्मल as well as the non-formal, the informal actors, that is states and the other non-state actors. इनके बीच में continuous interactions और relationships develop होते रहते हैं. इसीलिए जो ये सब मिलकर IR के डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा डायनेमिक कर देते हैं, और इसीलिए इसे बहुत ही एवर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डिसिप्लिन की तरह से देखा जाता है. लेकिन इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में हमको ये भी समझने की जरूरत है कि देर आर सर्टन कोर थियोरेटिकल assumptions which are there in the discipline of IR, and this helps us to form our epistemological structure of our theories. कि जो भी different theories हैं IR में, चाहे हम रियलिस्ट थ्योरी की बात करें, चाहे हम लिबरल थ्योरी की बात करें, इन्होंने भी फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने थ्योरीज को रिकंस्ट्रक्ट किया है. इसीलिए इनका जो सब वेरिएंट्स है, नियो लिबरलिज्म, नियो रियलिज्म, वो सारे इवॉल्व हुए हैं, और इनके कुछ थ्योरेटिकल एजम्पशंस है जिनको ये हमेशा लेकर चलते हैं, और ये जो इनकी थ्योरेटिकल एजम्पशंस है, ये इनकी थ्योरीज में इंटैक्ट रहते हैं. तो हमने देखा है जब हम रियलिस्ट थ्योरी, हम आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं डिफरेंट थ्योरीज भी बताऊंगी, लेकिन क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन है, मैं जस्ट टच अपॉन करूंगी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों पे. जब हम रियलिस्ट थ्योरीज की बात करते हैं, तो वहां पर स्टेट को बहुत ही ऊपर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए, रियलिस्ट के लिए, स्टेट के अलावा और कोई भी एक्टर इंटरनेशनल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है. और अगर कोई XYZ एक्टर एग्जिस्ट करता भी है स्टेट के अलावा, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक करार दिया जाता है. ठीक है. तो जो IR का डिसिप्लिन है, इसमें जो रियलिस्ट थ्योरी है, वो स्टेट के सर्वाइवल के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, पावर स्ट्रगल के बारे में, एनार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में. एनार्की मतलब होता है इवेंट ऑफ और अ सीरीज ऑफ लॉलेसनेस. ठीक है. एनार्की बेसिकली हम एक ऐसी सिचुएशन को कहेंगे जहां पे कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं होती है. तो एक तरीके की लॉलेसनेस काइंड ऑफ सिस्टम है. एनार्की जैसा शब्द आपने गांधी की थ्योरी में भी देखा होगा, क्योंकि गांधी को एनार्किस्ट भी कहा जाता है. तो इसका मतलब सिंपली यही है कि यहाँ पे कोई भी एक डिफाइंड अथॉरिटी या डिफाइंड एक तरीके से सुपीरियर पावर नहीं है. तो ये सारी चीजें रियलिस्ट कहते हैं. लेकिन इन सारी ही चीजों पे कुछ ना कुछ उनको कन्फ्लिक्ट करके, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करके लिबरल्स ने अपनी थ्योरी दी है. लिबरल्स का कहना है कि नहीं, सब चीजें स्टेट के अकॉर्डिंग या सिर्फ पावर या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हमें एक टाइम के बाद जो इकोनॉमिक एंगल है वो भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंट में. तो जो लिबरल्स हैं वो इकोनॉमी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन देता है. अकॉर्डिंग टू देम इकोनॉमी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम पे कंटेम्पररी जो रिलेशनशिप्स है वहां पे इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो बेसिकली ये इनके डिफरेंट थ्योरेटिकल एजम्पशंस है. जो मैंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की कोहेन और नाई की आइडिया की पहले भी बात करी थी, तो उसमें उनका यही बार बार दोहराना है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स कलेक्टिवली एक दूसरे पे डिपेंड है. तो ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं है, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. तो इसीलिए हमेशा जो स्टेट्स हैं वो सोच समझ के ही अपना डिसीजंस लेते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए. तो उनके लिए सीधा फिजिकल वॉर पे जाना या एक डायरेक्ट मिलिट्री टैक्टिक अपनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी जो है उन इस डिसीजन के आड़े आ जाता है.
तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें एपिस्टेमोलॉजिकली बताने की कोशिश करती हैं, ये सारी थ्योरीज। और इन जब जो भी चीजें आईआर में या ग्लोबल सिस्टम में होती है, आज के टाइम में हम देखते हैं पैलेस्टीन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इश्यूज डेवलप होता रहता है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये जो सारी चीजें हैं, इनके कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल एजम्पशंस है जो आज भी जीवित है। लेकिन वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमें थ्योरीज के बारे में पता होगा कि थ्योरीज आखिर में कहती क्या है, उनका मेन फाउंडेशनल एजम्पशंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आईआर के डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा डायनामिक और एवर इवॉल्विंग डिसिप्लिन बनाती हैं। जो तीसरा पॉइंट है, आईआर एज अ डिसिप्लिन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ नॉर्मेटिव कैरेक्टर टू अ मोर रियलिस्टिक कैरेक्टर। इनिशियली आईआर जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही नॉर्मेटिव, बहुत ही मोरलिस्टिक और एथिकल प्रिंसिपल्स पे चलता था। जैसे हमने बात करी है विल्सन्स 14 पॉइंट्स, अभी हम बात करेंगे, जब मैं बताऊंगी, अभी भी मैं लेटर स्लाइड्स में आपको जब मैं ट्रेस करूंगी लीग ऑफ नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट, तो मैं इन सारी चीजों पे आपको डिस्कस करूंगी। 14 पॉइंट्स हो गए, या बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स है, जैसे आइडियलिस्ट एक थ्योरी है आईआर में, जो कि एक हमेशा एक एथिक्स और मोरालिटी की बात करती है। लेकिन ये इनिशियली आईआर का कैरेक्टर नॉर्मेटिव माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड ने डिफरेंट इवेंट्स को विटनेस किया, जैसे कि है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, where at some point in time the world was about to indulge into a conflict, a hot war with each other. तो धीरे धीरे जो आईआर का कैरेक्टर है वो धीरे धीरे रियलिस्टिक बनने लगा। फिर स्टेट्स अपने पावर को, अपने सर्वाइवल को, मिलिट्री को और इन सारी चीजों को, सिक्योरिटी को तवज्जो देने लगे, उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही आईआर एज अ डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्म किया है। टाइम टू टाइम ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता रहा है। The fourth point is about certain constructive steps, क्योंकि जब इतने सारे स्टेट्स है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो देयर आर बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत ही प्रोबेबल चीज है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही इनएविटेबल है। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इतने सारे आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टर्स नजर आते हैं, और वो आपस में कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहते हैं, रिलेशनशिप्स को डेवलप करते रहते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स को लिया गया है टाइम टू टाइम। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव स्टेप, एक पॉजिटिव स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। और साथ ही साथ हम जो हमने हॉरर्स देखे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, इतना लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ है, इस तरीके की थर्ड वर्ल्ड वॉर हम कभी आगे फ्यूचर में विटनेस ना करें। तो इस तरीके के कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स, जहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आपस में कंसोलिडेट होना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बहुत ही कलेक्टिव स्टेप्स लेना है, इनिशिएटिव्स लेना है, वो भी हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, साथ ही साथ आईआर एज अ डिसिप्लिन, दो it has been made a very important part of the discipline of political science, but still it remains an interdisciplinary inquiry। जो आईआर एज अ सब्जेक्ट है वो सिर्फ पॉल साइंस से नहीं है कि सिर्फ आईआर को सिर्फ पॉल साइंस के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, नहीं। आईआर एज अ डिसिप्लिन हैज अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, एक बहुत ही मल्टी फेसेटेड इसका आइडिया है। ये लीगल स्टडीज का भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ये इकोनॉमिक्स एज अ सब डिसिप्लिन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, और साथ ही साथ आपका जो ह्यूमैनिटीज है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल लॉ हम देखते हैं, एरिया स्टडीज आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं आईआर का जो एंगल है वो इन सारे डिसिप्लिन्स में हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए इसे एक इंटरडिसिप्लिनरी इंक्वायरी की तरह रखा गया है। और ये जरूरी भी है, जरूरी इसीलिए बिकॉज इफ ओनली वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन ऑर्डर टू स्टडी आईआर, वी विल सी जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। लेकिन हमें एक डिसिप्लिन को होलिस्टिकली समझने के लिए उसके कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसके जो भी उसमें डायनामिक एंगल्स है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी इंक्वायरी की तरह हम इसे देखते हैं।
ऑल्सो ये डिसिप्लिन अपने आप में मेच्योर हुआ है। मेच्योर होने का मतलब है कि एक टाइम था जब हम सिर्फ स्टेट एज अ एक्टर की बात करते थे और सिर्फ स्टेट के डिसीजंस को और इनिशिएटिव्स को आईआर के डिसिप्लिन में या इसको एक सेंट्रल फोकस ऑफ स्टडी मानते थे। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस और सिचुएशंस इमर्ज हो रही है, तो साथ ही साथ आईआर ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है। आज मैंने जैसे बात करी है, ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस इज समथिंग विच इज दिस इज अ रियलिस्टिक सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। यहाँ पे सिर्फ अगर हम क्लाइमेट चेंज या एयर पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल दैट ओनली इंडिया टेक सर्टन स्टेप्स एंड नो अदर स्टेट इन द वर्ल्ड एंड वी विल बी एबल टू सेव अवर एनवायरमेंट। नो, एक कलेक्टिव ओनरशिप, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सारी चीजों को, विच knows no borders, which knows no boundaries। इसीलिए in the later years हम देखेंगे in the contemporary times, issues like global warming, issues like sustainable development, climate crisis, that is climate emergency, refugee problem, terrorism as a important issues, ये सारे issues IR as a discipline ने लिए हैं अपने fold के within, और जो भी challenges और situations है उनको भी समझने की और solve करने की relevant solutions provide करने की उसने कोशिश करी है, जिसमें of course बहुत ज्यादा contribution रहा है different scholars around the world, different think tanks around the world, different organizations around the world who are doing their research on these particular matters. Next we will also talk about the state system। जैसे मैं बार बार reiterate कर रही हूँ अपने पूरे डिस्कशन के दौरान कि स्टेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस थियोरी का। दो बहुत सारे स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अब हमें स्टेट को फोकस नहीं देना चाहिए, फोकल पॉइंट नहीं समझना चाहिए, और हमें साथ साथ बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। बट वी कैन नॉट डिनाई वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट स्टेट still forms one of the basic features of a modern political life। जब एक modern state system या modern political life की बात करते हैं तो उसमें formation of state has been seen as a very very landmark event, क्योंकि जो state का formation है वो कोई भी natural way में नहीं हुआ है या फिर वो God ordained नहीं है, कोई divine theory यहाँ पे काम नहीं करी है, but it is a creation of human efforts। humans ने या individuals ने आपस में मिलके also for different reasons, for security purpose और for collective benefit, mutual benefit purpose स्टेट का क्रिएशन किया है। तो जो आइडिया है एक सॉवरेन स्टेट सिस्टम का, सोवरेनिटी का, कि एक ऐसा स्टेट जो अपने इंटरनल एज वेल एज अपने एक्सटर्नल डिसीजंस को ले सके विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी डोमिनेशन फ्रॉम एनी अदर पावर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ जो सॉवरेन स्टेट सिस्टम है वो 16th सेंचुरी का एक इन्वेंशन है जो कि यूरोपियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुआ था, जिसे हम बोलते हैं आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648। इससे पहले यूरोप में बहुत ज्यादा वॉर्स का माहौल था, बहुत ज्यादा वॉर्स चल रही थी, जिसकी वजह से एम्पायर सिस्टम था, तो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। देयर वाज लॉस ऑफ लाइफ, देयर वाज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी which could command them, which could guide them towards international peace and security। तो वो सारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं एब्सेंट था। और यहाँ पर एम्पायर्स के टाइम में जब मैं बात करती हूँ, इट इज अबाउट द रोमन एम्पायर, द हिस्टोरिक ओटोमैन एम्पायर, ये सारे बड़े बड़े एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। मुगल एम्पायर आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में सुना होगा, मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये सारे जो एम्पायर सिस्टम था वो इससे पहले एग्जिस्ट करता था, जो कि हम बेसिकली जो मिडीवियल इंडिया का बेसिकली या मिडीवियल वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं। बट साथ ही साथ जब सॉवरेन स्टेट सिस्टम आया, जो कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटी हुई उसके बाद 1648 में, उसके बाद सोवरेनिटी या स्टेट का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम आया। इसमें स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया, जैसे कि स्टेट शुड हैव अ वेल डिफाइंड टेरिटरी, उसकी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ सोवरेनिटी होनी चाहिए। तो कुछ सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इस पीस ट्रीटी में लिस्ट करी गई थी, और जिसके बाद से हम सॉवरेन स्टेट सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वो वेस्टफेलिया ट्रीटी से 1648 से करते हैं। ठीक है, जिसे हम एज ऑफ मॉडर्निटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे
जो स्टेट है वो ऐसा नहीं है कि स्टेट wasn't existing before that. We had the ancient Greece के टाइम में आपने पोलिस का सिस्टम, एथेंस, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोवरेनिटी का कंसेप्ट है या जो ऐसा स्टेट सिस्टम जो मॉडर्निटी से इंटरमिंगल करता हो, वो सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद ही एक्चुअली में डिफाइन किया गया और वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, जिससे हम एक्चुअली अपना इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को ट्रेस करते हैं, उसकी जीनियोलॉजी क्या है, मतलब कि वो कैसे इवॉल्व हुआ, हम कैसे एक स्टेट तक पहुंचे। तो इनिशियली ऐसा तो है नहीं कि जब वी वर द हंटर गैदरर्स तो तब हमें पता था कि दिस इज अवर स्टेट, दिस इज समबडी एल्सेस स्टेट, दिस इज एनिमी स्टेट, ये हमें आइडिया नहीं था। बट मॉडर्न वर्ल्ड अकाउंट, जैसे मतलब मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो बढ़ा, उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ, तो हम देखेंगे कि स्टेट धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी हंटर गैदरिंग कम्युनिटीज। आपको पता है मैन वाज अ हंटर, ही वाज अ गैदरर, वो इन सारी कम्युनिटीज का पार्ट था। वो हंटिंग पे जाता था, फूड इकट्ठा करके लाता था, एंड दैट वाज द काइंड ऑफ वेरी rudimentary kind of life that the man was लिविंग। धीरे धीरे सिविलाइजेशंस का दौर आया, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, और वो कैसे शुरू हुआ, जैसे एग्रीकल्चर करना, कल्टीवेशन करना मैन सीख गया, साथ ही साथ वो एक सेटल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस समझने लग गया, और धीरे धीरे ही स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, ही स्टार्टेड डेवलपिंग एग्रीकल्चर, एंड दैट पेव्ड द वे फॉर द सिविलाइजेशन टू हैपन। ठीक है, तीसरे स्टेज पे क्या बताया गया है कि राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन्वेंशन है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लॉजिकल रीजनिंग का इंटेलेक्चुअली इसे डिमार्केट कर सकते कि मैन को अक्ल आई, उसको कुछ लॉजिक आया, वो अपने आप को रीजन के थ्रू आगे लाइफ में बढ़ाने लगा। तो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। फिर हम देखते हैं क्लासिकल एंटिक्विटी पीरियड आता है, एंशिएंट रोम, एंशिएंट ग्रीस, हम पोलिस देख रहे हैं, जिस टाइम पे ये इसे गोल्डन एज कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर स्टेट था बहुत ही लाइफ जो थी, इट वाज दीज वर वेरी प्रॉस्परस स्टेट्स, लाइफ वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल, लाइफ वाज वेरी गुड, इट वाज रिलाइंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड ऑल दोज आइडियाज। तो इसे क्लासिकल एंटिक्विटी पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। बट साथ ही साथ बारबेरिक इन्वेशंस और होस्टिलिटीज डेवलप होने लगी, और हम धीरे धीरे डार्क एजेस की तरफ आगे बढ़ने लगे। और जब ये हम डार्क एजेस का नाम लेते हैं, हम डार्क इसे क्यों बोलते हैं, डार्क हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रिलीजन ने हमारे माइंड्स पे, ह्यूमन के माइंड्स पे एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था, और जो मैन है वो रिलीजन के आगे कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था, बिकॉज उसके पास जो रीजनिंग थी, जो तर्क था, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे चर्च का, बाइबल का बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस बार बार मिलता है। क्यों? क्योंकि चर्च है, पोप है, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही आपको चलना है। और ये सारी चीजें कैसे होती थी, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उनको इंटरप्रेट किया जाता था। लेकिन मैन की जो खुद की रीजनिंग है, जो खुद की उसकी लॉजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज है, वो इस दौर पे डिमिनिश हो गई, और इसीलिए इसे डार्क एजेस कहा जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री में। लेकिन जब ये धीरे धीरे ये डार्क एजेस से हम लोग बाहर आने लगे, दैट इज द एज ऑफ रेनेसांस, द एज ऑफ डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन शुरू होने लगी। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, साथ साथ अर्बनाइजेशन भी शुरू होने लगा, मशीनरीज डेवलप होने लगी, इन्वेंशंस होने लगे, और इसने हमें emphasized upon modernization and also progressive intellectualism. ओके, सो यहाँ पे स्टेट का आइडिया मैंने जैसे बताया, मॉडर्न वर्ल्ड में स्टेट का आइडिया क्रिएट हुआ, द आइडिया ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, और जो फ्यूडल ऑर्डर था, बहुत ही कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अप्रोच थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। दैट वाज द ब्रेकडाउन। सेवेंथ स्टेज में हम देखते हैं कि अब जब स्टेट सबके बन गए तो इसके आगे क्या हुआ, हम लोगों की पावर और एस्पिरेशन और डिजायर्स भी बढ़ने लगे कि हम अपने स्टेट को दूसरे स्टेट से ज्यादा प्रॉस्परस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एज ऑफ इंपीरियलिज्म। अब एज ऑफ इंपीरियलिज्म में स्क्रैम्बल फॉर रिसोर्सेज शुरू हो गया। इसीलिए जब हम देखते हैं
वास्को डी गामा की हम बात करते हैं और बड़े बड़े एक्सप्लोरर्स की बात करते हैं, ये लोग आए अपने अपने शिप्स पे, इन्होंने वर्ल्ड का टूर किया, डिफरेंट डिफरेंट सी रूट्स का मतलब खोज करने लगे और वो सारे लैंड्स और स्पॉट्स देखने लगे जहां पे रिसोर्सेज की अबंडेंस है, रॉ मटेरियल्स की अबंडेंस है, ताकि उन्हें एक तो लैंड मिल सके, साथ ही साथ जब लैंड में देखेंगे वो जो भी रिसोर्सेज वहां पे है उनको ट्रांसपोर्ट करके अपनी इंडस्ट्रीज को फीड कर सके बैक इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, तो इसे हम एज ऑफ इंपीरियलिज्म बोलते हैं और इस दौर पे कॉलोनीज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। जैसे हम देखते हैं इंडिया कंटेक्स्ट में भी ब्रिटिशर्स आए, हाउ दे केम टू इंडिया इनिशियली एज अ ट्रेडिंग कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड लेटर ऑन they started exploiting, they ruled India for so many years, they started exploiting our resources and they जैसे हम इंडिया को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, but soon they started sucking up the resources from India and मेकिंग इट अ बैरन लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलोनीज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। जैसे अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ब्रंट है कॉलोनियलिज्म का वो इन सारी कंट्रीज ने, कॉलोनीज ने झेला। और क्योंकि कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुका तो इनके लिए काफी आसान था, फीजेबल था रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्या हुआ, रिसोर्सेज आ गए, धीरे धीरे क्या हुआ कि 1914 और 1919 के पीरियड में हमने सबसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको विटनेस किया, क्योंकि देयर वाज स्ट्रगल फॉर पावर। जर्मनी के एक्सपेंशनिस्ट डिजायर्स भी बढ़ने लगे, जैसे और कंट्रीज के भी बढ़ने लगे, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लगे नेबरिंग कंट्रीज से, क्योंकि दे वांटेड मोर लैंड, दे वांटेड मोर रिसोर्सेज, और एक तरीके की मिलिट्री शोविनिज्म भी इनके अंदर डेवलप होने लगी। ओके, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई उस टाइम पे, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1914 टिल 1919, वर्ल्ड को दो भाग में डिवाइड हो चुका था। इट देयर वाज ट्रिपल अलायंस, देयर वाज ट्रिपल एंटेंट, और डिफरेंट पावर्स थे जो यहाँ पे थे, वो आपस में लड़े, और उसका आउटकम ये हुआ कि जो लूजिंग पावर है उसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत बहुत ज्यादा उसके साथ इनजस्टिस किया गया, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉर इंडेमिनिटी और जो रिपेरेशंस है वो लूजिंग पावर्स पे डाल दिए गए, एंड वन ऑफ देम वाज जर्मनी। और इस फ्रस्ट्रेशन के वजह से या फिर इस तरीके के बिट्रेयल की वजह से इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी अपना इनवाइट कर लिया 1939 टू 1945। लेकिन जो ये जर्मनी था, ये पुराना जर्मनी नहीं था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। दिस वॉज द नाजी जर्मनी अलॉन्ग विद द फासिस्ट इटली विच ऑक्यूपाइड द सेंट्रल स्टेट। सो जो जर्मनी है वो अडोल्फ हिटलर के अंडर था, इटली जो था वो बेनिटो मुसोलिनी के अंडर था, और ये जो दोनों डिक्टेटर्स थे, दे हैड ह्यूज कंट्रोल ओवर देयर कंट्रीज, ओवर देयर पॉपुलेशन। इनकी बहुत ज्यादा क्रूअल पॉलिसीज थी जो कहीं हद तक इनकी कंट्रीज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक खींचती गई। दो देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ऐसा लगा कि यस जर्मनी हैज दैट कैपेसिटी टू डिफीट ब्रिटेन एंड फ्रांस, बट नो, as we know that the second world war ended again with huge loss of life and property। और इसमें सबसे बुरा क्या हुआ, that was the saddest part of the international politics till now, which is the usage of the nuclear bomb on Japan by USA on the cities of Hiroshima and Nagasaki। Hiroshima दो जापानीज सिटीज है जिसके ऊपर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया। लिटिल बॉय एंड फैट मैन ये उनके कोड्स थे बाय यूएसए, और जिसके जो आफ्टर इफेक्ट्स मैं बोल सकती हूँ आज तक वहां के लोगों में मौजूद है। तो दिस वाज हाउ ब्रूटली आई विल से द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। नाउ 1945 का दौर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए, फ्यूचर वॉर प्रिवेंट करने के लिए हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन। उन्होंने बनाया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी काफी वाइड डाइवर्स मेंबरशिप उस समय थी, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, दैट वाज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, साइमल्टेनियसली हम देखते हैं 1945 के बाद प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन हैड आल्सो बिगन, क्योंकि अब जब वॉर लड़ी गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सारे ही जो पावर्स थे जो भी इस वॉर में एंगेज थे, दे वर एग्जॉस्टेड फाइनेंशियली, militarily, psychologically, they were facing all those brunts of the war। So ये ऐसा नहीं था कि the losing power were the only
only one who were, facing all the difficulties. Even the powers who were winning, somehow the winners. But now here, even the winning powers were having huge financial crisis in their respective countries. And now it was the time to which paved way for the process of decolonization. जो भी colonies थी, धीरे धीरे उन्हें freedom या उन्हें independence मिलने लगी. और इसके थ्रू ही इंपीरियलिज्म एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में धीरे धीरे डिसमेंटल होने लगा. इंडिया को भी सून 1947 में इसी दौरान पे इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पावर्स एंड आल्सो मेनी अदर कॉलोनीज. तो ये जो बहुत 1950s और 60s का दौर चला, यहाँ पे इंडिपेंडेंस चलती गई. लेकिन ये जो हॉरर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो इतनी जल्दी से खत्म होने वाले नहीं थे. देयर वाज नो रिस्पाइट. व्हाई? बिकॉज कोल्ड वॉर was waiting for them. Cold War emerge हो गई between the two powers, superpowers I would say, USA and USSR, the Soviet Russia and United States of America. और एक लंबे टाइम तक decades or approximately 30 to 40 30 to 40 decades के लिए इनके बीच में बहुत ज्यादा strained relations रहे. Ideological rivalries थी इनके thinking में, but धीरे धीरे ये चीज इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तक भी कॉन्फ्लिक्ट में आने लगी. एंड वी सी दैट द आइडिया ऑफ ब्रिंकमैनशिप, मैड, दैट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. की जो डिस्ट्रक्शन है वो सिर्फ अब एक का नहीं होगा. वो अगर वॉर हुई, इट वुड बी अ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. नोबडी विल एक्चुअली बी अ विनर इन इट्स ट्रू सेंस. तो ये सारी चीजें कोल्ड वॉर के दौरान हुई. कोल्ड वॉर के दौरान आप लोगों को पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बहुत बड़ा इवेंट था, जब ऐसा लगा कि नाउ दिस कोल्ड वॉर इज सून विल टर्न इनटू अ हॉट वॉर. बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन हो चुका था, बट समहाउ इट वाज अवॉइडेड. लेटर वी सी इन द लेटर पीरियड, जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं, वो बोलते हैं पीरियड ऑफ देतांग. ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड था 1970s के अराउंड. और यहाँ पे रिलेशंस को थोड़ा इंप्रूव करने का एक इनिशिएटिव लिया गया. समहाउ इट आल्सो इंप्रूव टू अ पर्टिकुलर लेवल. बट आफ्टर द चेंज ऑफ लीडरशिप इन यूएसएसआर, जो मिखाइल गॉर्बचेव की लीडरशिप आई यूएसएसआर में, ही वांटेड टू स्ट्रक्चरली ओवरहॉल सोवियत रशिया. बट समहाउ विद हिज पॉलिसीज, ऑफ कोर्स हिज पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका and glasnost, to bring some sort of restructuring as well as openness in their economies. लेकिन वो फेल हो गई यूएसएसआर के कंटेक्स्ट में, अल्टीमेटली क्रिएटिंग लीडिंग टू इट्स डिस्ट्रक्शन इन 1991. और उसके बाद हम एक बाइपोलर वर्ल्ड से हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ गए, विच हैड यूएसए एज द सुपर पावर. यूएसए एज अ सुपर पावर डेवलप हो गई तो वर्ल्ड ऑर्डर भी अपने आप को बदलने लगा. द पीरियड ऑफ 1990s में भी कुछ चेंजेस आने लगे, और सबसे जो बड़ा चेंज था जो माना गया, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डिफरेंट डोमेन्स में अपना इम्पैक्ट छोड़ा, जिसकी वजह से स्टेट एज एन एक्टर ऑल्सो हैड द इम्पोर्टेंस अर्लियर ऑल्सो, बट नाउ इवन द नॉन स्टेट एक्टर्स वर शेपिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो जो हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स की बात करते हैं, या हम इवन जो क्लाइमेट से रिलेटेड इंक्वायरीज शुरू हो चुकी थी, वो इसी दौरान के टाइम थी. और जो 1990s का टाइम है ग्लोबलाइजेशन का, वो आज भी हम देख रहे हैं. द वर्ल्ड इज गोइंग ग्लोबल. अब हम ग्लोकल की बात करते हैं, लोकल भी है, ग्लोबल भी है. इसकी भी डिफरेंट थियोरीज है. लाइक वी हैव द हाइपर ग्लोबलिस्ट जो उसको बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं. वी हैव द स्केप्टिक्स जो उसको बहुत ही थोड़ा सा स्केप्टिकल नजर से देखते हैं कि वेदर ग्लोबलाइजेशन हैज ट्रूली डन समथिंग गुड फॉर अस और नॉट, वेदर द स्टेट इज स्टिल प्रोमिनेंट और नॉट. और कुछ होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, वो कहते हैं कि यस इंडीड ग्लोबलाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड अवर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ओके, तो इसमें हम देखते हैं देयरफॉर जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है वो धीरे धीरे इन सारे फेजेस से गुजरा है, जहां पे सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो ये सारी वैल्यूज है, सम वेरी नॉर्मेटिव वैल्यूज, उनको केटर किया, उनका एवोल्यूशन हुआ है साथ साथ सॉवरेन स्टेट सिस्टम के. और स्टेट बिकेम इमर्ज्ड एज अ यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम जैसे पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं, जहाँ पे जो स्टेट की पावर है वो पीपल से डिराइव की जाती है, तो ये सारी जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न कंसेप्ट जो है स्टेट का पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद आया. और ये नए नए स्टेट के
कंसेप्ट हमेशा जुड़ते रहते हैं। बहुत सारे रिविजनिस्ट हैं वो डीबंक करते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को इस आइडिया पे कि सॉवरेन स्टेट सिस्टम का आप हमेशा इसीलिए एवोल्यूशन करते हो, उसका इमरजेंस को हमेशा जस्टिफाई करते हो क्योंकि आपको रियलिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर को जस्टिफाई करना है। तो ये जो एक टसलबाजी है और जो ये एक तरीके का मेथोडोलॉजिकल इश्यूज है कि हमें आईआर को एज अ डिसिप्लिन समझने के लिए रियलिस्ट वाला एंगल लेना चाहिए या लिबरल एंगल लेना चाहिए या कौन सा एंगल लेना चाहिए। सो देयर आर ऑलवेज दीज मेथोडोलॉजिकल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच गो ऑन इन द डिसिप्लिन ऑफ आईआर बिकॉज इट इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। अब एक इवेंट में आप कोई एक लेंस लगा के देख सकते हो बट श्योरली इट विल ऑल्सो हैव डिफरेंट फेसेस। ही साथ इसीलिए अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं चेंजिंग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ स्टेट, स्टेट के मायने अपने आप में इवॉल्व हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तो स्टेट को कभी कई लोग बोलते हैं कि एज अ गवर्नमेंट देखना चाहिए, कई लोग बोलते हैं स्टेट शुड बी सीन एज अ कंट्री। तो जो इंटरनल व्यू है स्टेट का वो गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाता है बिकॉज इट इज कंसीडर्ड टू बी दी हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी इन द कंट्री क्योंकि इनके पास डोमेस्टिक सोवरेनिटी है, ठीक है, और ये स्टेट और सोसाइटी के रिलेशनशिप को गाइड करती है। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल व्यू है जो कि एक पॉपुलेटेड टेरिटरी के तौर पे है विद ऑफ कोर्स द नेशनल गवर्नमेंट एंड द डोमेस्टिक सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है स्टेट का जो हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये भी जरूरी है आईआर में कि इंटर स्टेट रिलेशंस कैसे मैनेज किए जाते हैं बिकॉज स्टेट कोई इंडिपेंडेंट सॉलिटरी एक्टर तो है नहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इट इज ऑलवेज इन इंटरैक्शन एंड इज ऑलवेज इन रिलेशनशिप विद सम अदर स्टेट। तो जो उनकी इंटर स्टेट रिलेशंस है वो किस तरीके के हैं वो हमें समझना जरूरी है। कुछ स्टेट को वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट के तराजू से भी तोलते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट बेसिकली वो इस मायने में कहते हैं जिसमें वो स्टेट की एफिशिएंसी को, इसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के एफिशिएंसी को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो एम्पेरिकल स्टेटहुड है उनके सारे पैरामीटर लेते हैं। जैसे बहुत सारे नॉन वेस्टर्न जो स्टेट्स है, नॉन वेस्टर्न स्टेट्स को वीक स्टेट कहा जाता है क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही डिफिशिएंट है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। कभी भी स्टेट फॉल हो सकता है, कभी भी स्टेट जो है वो मतलब स्टेट का जो सॉवरेनिटी है वो खत्म हो सकती है। तो और कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के आइडिया से भी से देखते हैं। बट जो यूरोपियन स्टेट है वो अपने आप को strong state समझते हैं। Why? Because they believe that they have mature institutions, they have independent institution, they are able to take their decision in a very quick, in a very concise and also in a very calculated manner. तो जो ये political economic angle है organization का, state as seen as a political economic organization, तो वो उसके efficiency के पैरामीटर को लेकर state को एक weak state, strong state के तराजू से भी तोला जाता है। And ultimately it also leads to the using of the angle of development and underdevelopment. Later हम देखेंगे जो different dependency theories है, world system theory है by Andre Gunder Frank and also by Immanuel Wallerstein। तो वो सारी चीजों की बात करते हैं कि कैसे देयर इज द प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग एंड दिस अंडर डेवलपमेंट हैज बीन इनिशिएटेड। इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस बट इट हैज बीन डन डन स्पेसिफिकली, जानबूझ के इन्हें अंडर डेवलप रखा गया या किया गया है क्योंकि इन्हें अपने रिस्पेक्टिव सेल्फिश डेवलपमेंट को फीड करना था। तो इस तरीके की थ्योरीज भी हम आईआर में आगे पढ़ेंगे लेटर अपकमिंग लेक्चर्स में। और ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड कि ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमिना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे फंक्शनल टाइज को भी रीशेप किया है, साथ ही साथ एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ऑर्डर को स्टैब्लिश किया है। वी हैव सप्लाई चेन्स which are moving, transnational supply chains which are there existing in the international arena। तो उस तरीके के स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है उसे लेके आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, डेविड ईस्टन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स है। इंडिया में भी आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन के तौर पे वी इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो वो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ओवरहॉल करने के लिए, उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया गया था, लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, ग्लोबलाइजेशन को इनवाइट किया गया। तो ये सारे चेंजेस है वो हमने भी अपनी कंट्री में करे थे उस दौर पे, ठीक है। तो सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो रिजल्टेड इन ऑल दीज चेंजेस, ओके।
नॉट द लीस्ट देयर आर सर्टेन स्कॉलरली इनसाइट्स, इनको बस मैंने मेंशन किया, आप एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा, और कोई आपको प्रॉब्लम हो देन आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू एंड क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। बट हेडली बुल का बेसिक आइडिया था कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर है वो पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी है, जो कि एलिमेंट्री और प्राइमरी गोल्स ऑफ स्टेट्स, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स को सर्व करता है। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल सोसाइटी तभी एग्जिस्ट कर सकती है व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट, उनका कुछ कॉमन वैल्यू हो, कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो, और फिर वो कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल से बाउंड हो, और इस हिसाब से वो इंटर स्टेट रिलेशंस को या रिलेशनशिप को निभाते हैं। थॉमस कुन ने पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट्स की बात करी थी कि पैराडाइम होता है एक दौर, एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ अ पैराडाइम विच इज हैपनिंग, और वो ही हमारे वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है, सारे रिलेशनशिप जो उसके अराउंड है। जैसे हम रियलिस्ट पैराडाइम की बात करते हैं, लिबरल पैराडाइम की बात करते हैं, तो अगर हम वर्ल्ड को रियलिस्ट पैराडाइम से देखेंगे तो हमें हमेशा सेल्फिश इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पावर, एनार्की, इंटरेस्ट, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, हमेशा ये हमारे इंपेरिकल पैरामीटर्स हम लेकर चलेंगे। अगर हम लिबरल पैराडाइम को देखेंगे तो वी विल टॉक अबाउट मोरालिटी, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटर रिलेशनशिप, डिपेंडेंस, इन सारे आइडियाज को देखेंगे। तो ये सारी चीजें थॉमस कुन ने कही थी, पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट, और शिफ्ट भी होते साथ साथ 1970s और 80s में इंटर पैराडाइम डिबेट शुरू हो चुकी थी कि न्यू रियलिस्ट थे, सामने न्यू लिबरल्स थे। न्यू रियलिस्ट ने बोला कि भाई चेंजिंग दौर के हिसाब से यस देयर आर सर्टेन थिंग्स which we cannot go strictly according to the realist assumptions, और कुछ ना कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यू लिबरल्स ने भी उसका आइडिया दिया आगे कि यस ओके, लिबरल थ्योरी वाज समथिंग else, it believed on certain principles, लेकिन टाइम के अनुसार दिस कैन बी द न्यू आइडिया टू सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और यही सारी जो चीजें हैं ये हमारे आईआर के डिसिप्लिन को मैच्योर करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सारे जो मैंने इश्यूज और पॉइंट्स डिस्कस करे, अगर आपको इनसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मुझे भी नर्वसनेस है पढ़ाने में, और बहुत चीजें आपके साथ पढ़ाने के साथ साथ मैं भी लर्न कर रही हूँ। तो एंड आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो गिव मी रेलिवेंट फीडबैक फॉर माई फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज। बाय।